तेज बारिश हो रही थी। एक बूढ़ा आदमी दयाराम एक लड़की हया का हाथ पकड़े घने जंगल की तरफ तेजी से भाग रहा था। बेटी, अब हम भागकर कहाँ जाएंगे? चारों तरफ इतनी तेज बारिश है कि अब हमारे पास छुपने की कोई ढंग की जगह भी नहीं दिख रही है। दयाराम काका, आप चिंता मत करिए, हमें कोई न कोई छुपने की जगह अवश्य मिल जाएगी। चलिए जल्दी चलते हैं। अगर तुम्हारे चाचा चाची को पता चल गया कि हम यहाँ पर हैं, तो वो पता नहीं क्या करेंगे। हमें जल्दी ही तुम्हारे चाचा चाची से छुपकर किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। काका, हमें किसी की मदद लेनी होगी। ऐसी बारिश में कहीं जा भी नहीं सकते। सुबह होते ही हम गांव छोड़कर यहाँ से दूर भाग जाएंगे। हया दयाराम को घने जंगल के और अंदर ले जाने लगती है और जंगल में बनी एक झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मुसलधार बारिश में भीगता हुआ राजीव हाथ में कुल्हाड़ी लिए पेड़ के नीचे खड़ा होता है। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? इतनी मेहनत करके इस घने जंगल में लकड़ियां काटने आया था और अब ये बारिश होने लगी। मुझे नहीं लगता कि आज मैं लकड़ियां काट पाऊंगा। राजीव परेशान होकर वापस गांव की तरफ जाने लगता है। आज भी खाली हाथ जा रहा हूँ। पता नहीं मेरी पत्नी सुधा आज कितना गुस्सा करेगी। वो तो वैसे ही रोज घर छोड़कर मैके जाने की धमकी देती रहती है। राजीव परेशान होकर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में एक गांव वाला उसे देख लेता है। अरे ओ राजीव, इस तेज बारिश में भीगते हुए कहाँ जा रहा है? अरे अरे, यहाँ मेरे घर में आकर बैठ जा। नहीं, मैं रुक नहीं सकता काका। रात होने वाली है और अगर वक्त पर घर नहीं गया तो घर के लिए राशन भी नहीं ला पाऊंगा। ना ही लकड़ियां काट पाया हूँ और ना ही जेब में एक रुपया है जिससे घर का राशन ले जाऊं। पता नहीं मेरी पत्नी कितना गुस्सा करेगी। लगता है तेरी गरीबी और तेरी ये बदकिस्मती कभी तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। एक काम कर, मेरे घर से खाना ले जा। इस बारिश में कहां से राशन का इंतजाम करेगा? फिर वो आदमी अपने घर के अंदर जाता है और 2 रोटियां लाकर राजीव के हाथ में रख देता है। ये ले भाई, मेरे पास इस वक्त सब्जी नहीं है, वरना मैं तुझे वो भी दे देता। नहीं नहीं काका, आपने मुझे ये 2 रोटियां दे दी, यही आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। राजीव वो 2 रोटियां लेकर अपने घर की तरफ आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ तेजी से चलते हुए हया और दयाराम भागते हुए सीधे राजीव के घर पहुंच जाते हैं और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं। अरे बहू, इस वक्त कौन आया होगा? लगता है आपका बेटा लकड़ियां काट कर आ गया, पर इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकता है? मुझे लगता है कोई और है। राजीव इस तरह कभी दरवाजा नहीं पीटता। लगता है कोई मुसीबत में है, हमें देखना चाहिए। फिर लीलावती जैसे ही घर के बाहर आती है, उसे हया और दयाराम भीगते हुए दिखाई देते हैं। अरे बेटी, तुम दोनों कौन हो? माँ जी, हम दोनों दूसरे गांव के रहने वाले हैं। हम कहीं जा रहे थे, लेकिन इस बारिश में हम लोग यहीं फंस गए हैं। आप हमें आज रात अपने घर में रहने की शरण दे दीजिए। सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। हाँ बहन जी, हम दोनों को बस आज रात के लिए अपने घर में रहने की जगह दे दीजिए। अरे पर हम ऐसे किसी अनजान को अपने घर में अचानक कैसे रहने दे सकते हैं? माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी हमारे पास ना ही बड़ा दिल है और ना ही इतना बड़ा घर जो हम किसी को भी घर के अंदर पनाह दे सके। इसीलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। नहीं माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत करिए। अगर आपने भी हमें घर के अंदर नहीं आने दिया तो हम लोग इस बारिश में कहाँ जाएंगे? मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, थोड़ा तो हम पर रहम करिए। सच में तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हो। ठीक है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। सच में आप बहुत अच्छे दिल की हैं बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दयाराम और हया दोनों घर के अंदर चले जाते हैं।
इस बुढ़िया ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। घर में खाने के लिए 2 वक्त का अनाज नहीं है और सोने के लिए ढंग का बिछौना नहीं है, और ये है कि राह चलते किसी भी अनजान को घर में घुसा लेती है। पता नहीं राजीव लकड़ियां बेचकर आएगा भी या नहीं, या फिर इस अनजान मेहमान की सेवा करते हुए आज भी हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। सुधा गुस्से में आग बबूला हो रही होती है कि तभी लीलावती उसे आवाज देती है। अरे ओ सुधा बहू, वहाँ बैठी बैठी क्या सोच रही हो? जाकर जल्दी से इन लोगों के लिए कोई सूखा कपड़ा ले आ। देख, इनके सारे कपड़े भीग गए हैं। आई माँ जी, बस लेकर आ रही हूँ। फिर सुधा ना चाहते हुए भी अंदर जाती है और सूखा कपड़ा लाकर उन दोनों को दे देती है। तभी दयाराम को अचानक जोर से खांसी आती है। मुझे बहुत जोरों से खांसी हो रही है। क्या मुझे थोड़ा सा गर्म पानी मिल सकता है बहन जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, आप बैठिए, मेरी बहू आपके लिए गर्म पानी लाकर देती है। सुधा बहू, जा जरा रसोई से थोड़ा पानी गर्म करके ले आ। मेरा तो मन करता है कि पूरा भगोना लेकर इस बुढ़िया के सिर पर पटक दूं। हर वक्त बस हुक्म चलाते रहती है। सुधा गुस्से में पैर पटकती हुई रसोई की तरफ चली जाती है। इतने में ही राजीव घर आ जाता है। ये दोनों कौन हैं? आज से पहले तो मैंने इन्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। ये लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं? राजीव, तू आ गया बेटा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। आज हमारे घर मेहमान आए हैं, पर तू ये बता कि कुछ खाने का इंतजाम हुआ या नहीं? माँ, मैं लकड़ियाँ काट ही नहीं पाया। कितनी मुश्किल से लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते मैं घने जंगल गया था, जहाँ मुझे सूखी लकड़ियाँ मिली। मैं लकड़ी काटने ही वाला था कि तभी तेज बारिश होने लगी। बारिश की वजह से मैं लकड़ी नहीं काट पाया। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं आज खाली हाथ ही घर आ गया और घर के राशन के लिए पैसे नहीं ला सका। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, घर के राशन का भी कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। लेकिन ये तेरे हाथ में कपड़े में लिपटा हुआ क्या है? मैं जंगल से वापस आ रहा था, तभी रास्ते में गांव के काका ने मेरी हालत देखकर मुझे ये 2 रोटियां दी हैं। चलो, मेहमानों के खाने का इंतजाम हो गया। लीलावती वो 2 रोटियां लेकर रसोई में चली जाती है। आप ये 2 रोटियां लेकर आई हैं, चलिए मुझे जल्दी से दे दीजिए, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। देखो बहू, मुझे माफ कर देना, पर हमें अपने हिस्से का ये भोजन उन दोनों मुसाफिरों को देना होगा। वो हमारे घर आसरा लेने आए हैं और हम उन्हें इस तरह भूखे पेट तो नहीं सुला सकते। देखो माँ जी, वैसे भी मैं कल शाम से भूखी हूँ। मैं अपने हिस्से की रोटी इन अजनबियों को कभी नहीं देने वाली। आपको अपने हिस्से की देनी है तो दे दो, पर मेरी रोटी मुझे दे दो। सुधा, मेरी बात मानो, बस आज के लिए इन मेहमानों को भोजन करने दो। कल सुबह होते ही मैं तुम्हारे लिए फिर से खाने का इंतजाम कर दूंगा। लीलावती 2 बर्तनों में एक एक रोटी रख लेती है और दयाराम और हया के सामने परोस देती है। ये क्या माँ जी? बेटी, तुम्हारे पहनावे और कपड़े से लग रहा है कि तुम किसी रईस घर की बेटी हो, पर मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास इस वक्त खाने के लिए कुछ और नहीं है। इस एक के सिवा मैं तुम्हें कुछ और नहीं दे सकती। नहीं माँ जी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैं तो बस ये देखकर हैरान हूँ कि आपने हमें केवल इस तूफान में रहने की जगह ही नहीं दी, बल्कि अपने हिस्से का भोजन भी हमारे सामने रख दिया। सच में आप एक महान इंसान हैं, जो बिना किसी जान पहचान के किसी अजनबी की इस तरह सहायता कर रही हैं। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। तुम दोनों भोजन कर लो, तब तक मैं तुम्हारे सोने के लिए बिछौने का इंतजाम कर देती हूँ। फिर लीलावती मुस्कुराते हुए अंदर जाती है
और अपने कमरे से बिछौना लाकर उन दोनों को दे देती है। दयाराम और हया सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुधा पानी पीकर जैसे ही अपने बिस्तर पर बैठने जाती है तो देखती है कि वहाँ का बिछौना गायब है। ये क्या, यहाँ का बिछौना भी गायब है? यानी माँ जी ने हमारे सोने का बिछौना भी उन दोनों मेहमानों को दे दिया है। सुधा गुस्से में कोने में बैठे राजीव का हाथ पकड़कर उसे झोपड़ी के बाहर खींच लाती है। क्या हो गया सुधा? इस रात के वक्त सोने के बजाय तुम मुझे यहाँ बाहर क्यों खींच लाई हो? अरे तुम्हारी माँ सोने देगी तभी तो सोऊंगी ना। उसने मेरे हिस्से का खाना भी उन दोनों को दे दिया और हमारे सोने का बिछौना भी उन दोनों अजनबियों को दान कर दिया। अब क्या मैं जमीन पर सोऊं? अरे भाग्यवान, जरा धीरे बोलो। अगर अंदर सोते हुए उन लोगों ने तुम्हारी ये बातें सुन ली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगे तो लगे, मुझे उससे क्या। मैं अब और ये भिखारी वाला जीवन नहीं जी सकती। बस आज रात की बात है सुधा, कल मैं तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं कर पाता, पर इस बार मेरी बात मान लो। देखना, मैं सब अच्छे से ठीक कर दूंगा। राजीव की आंखों से आंसू छलक आते हैं, जिसे देखकर सुधा गुस्से में आग बबूला होकर घर के अंदर चली जाती है। ऐसे ही वो रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही हया और दयाराम गहरी नींद में सो रहे होते हैं। ये लोग लगता है बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तभी तो सुबह के 7 बज गए और अभी तक नहीं उठे। चलो कोई बात नहीं, जब ये उठ जाएंगे तब इनसे बातें करूंगी। तभी इतने में सुधा वहाँ आ जाती है। माँ जी देखो तो, ये दोनों कितने आराम से सो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग किसी धर्मशाला में सो रहे हैं। अरे बहू, थोड़ा शांत हो जाओ। क्यों उनके बारे में ऐसा बोल रही हो? अरे जब उठेंगे तो खुद ही चले जाएंगे। तभी इतने में घर के बाहर जोर जोर से शोर मचने लगता है। लीलावती तुरंत बाहर निकलती है तो सामने शंकर खड़ा होता है। लीलावती बहन, क्या आपने किसी अनजान बूढ़े व्यक्ति और एक लड़की को इधर आते हुए देखा है? क्या हो गया भाई, तुम्हें भला उनकी क्यों तलाश है? बस हमने जितना पूछा है उतना ही बताओ। यानी लगता है वो दोनों इन्हीं लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। मुझे उन बेचारों को बचाना होगा। नहीं भाई, हमने तो किसी को नहीं देखा। अच्छा ठीक है, अगर वो गांव या आसपास कहीं भी दिखाई दें तो हमें बता देना कि आखिर वो कहाँ हैं। फिर शंकर परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं घर के अंदर खड़ी सुधा ये सारी बातें सुन लेती है। यानी कि ये लोग इन दोनों को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हैं। कहीं इन दोनों ने कोई बड़ा कांड तो नहीं कर दिया? सुधा आगे बढ़ती है। माँ जी, मैं तो सोच रही हूँ इन दोनों ने जरूर कोई बड़ा कांड किया है। इन दोनों को अभी इसी वक्त घर से निकालो और उन लोगों को बता दो कि ये यहीं छुपे हैं। तभी इतने में दयाराम और हया की आंख खुल जाती है और वो हड़बड़ाकर उठ जाते हैं। क्या कोई आया था हमें ढूंढते हुए? हाँ आया था, पर तुम लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम लोग किसी से छुपकर भाग रहे हो? हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमने आपसे सच छुपाया, पर भगवान के लिए उन्हें मत बताइएगा कि हम यही हैं। मेरे चाचा चाची हमारे पीछे पड़े हैं। हमने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी वो न जाने मुझसे क्या चाहते हैं। तभी दरवाजे से राजीव अंदर आता है। माँ, ये लोग जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। तुम लोग एक काम करो, जब तक वो व्यक्ति यहाँ से चले नहीं जाते और ये मामला शांत नहीं हो जाता, तुम लोग यहीं छुपकर हमारे घर में रह सकते हो। तुम ये क्या कह रहे हो जी? हमारे अपने घर में तो खाने का कुछ भी नहीं है, फिर ये लोग हमारे यहाँ मेहमान बनकर कैसे रह सकते हैं? बहू, मेहमानों को रखने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए और हमारे पास वो है। किसी को मुसीबत में फंसा देखकर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है बेटी, तुम दोनों अब यहीं रहो जब तक वो लोग यहाँ से चले नहीं जाते। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा।
अब तुम फिक्र मत करो बेटी, कुछ नहीं होने वाला। फिर लीलावती परेशान होकर रसोई की तरफ चली जाती है। अब मेहमान भी घर में रहेंगे तो मुझे खाने का जल्दी ही कुछ इंतजाम करना होगा। खाली हाथ बैठने से काम नहीं चलेगा। राजीव वहाँ से निकल पड़ता है और गांव के एक आदमी का दरवाजा खटखटाता है। क्या हो गया राजीव, तुम इस वक्त यहाँ? मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए, मैं आपके खेतों में काम कर लूंगा। हाँ। अरे राजीव, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इतनी तेज आंधी तूफान और बारिश में भला खेत में क्या काम होगा? सब जगह तो पानी भरा हुआ है। नहीं नहीं, मेरे पास इस वक्त कोई काम नहीं है। राजीव उदास होकर आगे बढ़ जाता है और कई जगह काम ढूंढता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। अब घर पर मेहमान हैं और खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं? तभी उसकी नजर अपने गले के एक छोटे से सोने के लॉकेट पर पड़ती है। इस महीने में तो कोई काम देने वाला नहीं है। चलो इसे ही बाजार में बेचकर मेहमानों के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले लेता हूँ। फिर राजीव उस लॉकेट को ले जाकर सुनार के पास बेच देता है और खाने पीने का ढेर सारा सामान लेकर घर पहुँचता है। ये क्या बेटा, आज इतने सारे खाने पीने का सामान, ये सब कहाँ से लाया तू? माँ, बस यूं ही समझ लो कि ये हमारे मेहमानों के स्वागत के लिए है। जब तक हमारे मेहमान यहाँ रहेंगे, खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। फिर राजीव वो सारा सामान रसोई में रखकर जैसे ही अपने कमरे में जाता है। ये क्या, आपके गले में जो मेरी माँ ने सोने का लॉकेट दिया था वो कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सुधा, वो क्या है ना, तुम तो जानती हो कि हमारे घर में मेहमान आए हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम करना बहुत जरूरी था। मैंने काम कई जगह ढूंढा पर मुझे इस बारिश में कहीं काम नहीं मिला, इसीलिए मैंने वो लॉकेट बेच दिया और उसी से ये सामान लेकर आया हूँ। हे भगवान, अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अरे, मेरी माँ ने कितने पैसे जोड़कर तुम्हारे लिए वो सोने का लॉकेट बनाया था और तुमने वो इस अनजान मेहमानों पर खर्च कर दिया, वो भी ऐसे लोग जो किसी से छुपकर भाग रहे हैं। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो भाग्यवान, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, भगवान के लिए शांत हो जाओ और थोड़ा धीरे बोलो, कहीं मेहमान सुन ना लें। सुधा गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ जाती है और राजीव परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। नहीं, अब बहुत हो गया, इन लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मेहमानों की सेवा करते करते और घर खर्च चलाते हुए राजीव घर की कई कीमती चीजें बेच देता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये एक दिन मेरे बचे खुचे जेवर भी बेचना शुरू कर देंगे। मैंने चुपके से पता लगा लिया है कि हया के चाचा चाची का कौन सा गांव है। मुझे खुद जाकर पूरा सच पता करना होगा। फिर सुधा वहाँ से चुपचाप निकल पड़ती है और घने जंगलों को पार करते हुए एक बहुत बड़ी हवेली में पहुँच जाती है, जहाँ दिवाकर और उसकी पत्नी जया बैठी होती हैं। हाँ, तुम कौन हो और हमारी इस हवेली में क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ कि आप लोग एक लड़की और एक बूढ़े व्यक्ति को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। मैंने आपके आदमी शंकर का पीछा किया था और पूरा सच पता लगा लिया है कि वो दोनों कहाँ छुपे हैं। क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? हाँ, मैं जानती हूँ कि वो कहाँ है। मैं तुम्हें उसका पता बता सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, तो तुम यहाँ सौदा करने आई हो? हाँ, मैं सौदा करने आई हूँ, क्योंकि गरीबी वाले जीवन से मैं भी थक चुकी हूँ, तो मुझे भी तो इसके बदले धन चाहिए और मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर बदले में मुझे बस पूरा सच जानना है। सच में? जो अपने ही घर की लंका ढहाने पर लगा हो, वो तो दुश्मन के लिए सबसे बड़ा वफादार होती है। तुमने पूछा है तो तुम्हें पूरा सच जानना है ना? ठीक है, मैं तुम्हें पूरा सच बताता हूँ। सुनो, इस हवेली का असली मालिक मैं नहीं, बल्कि मेरा बड़ा भाई रघुवीर ठाकुर था।
रघुवीर ठाकुर अपने बिस्तर पर बीमार अवस्था में सोया हुआ होता है। इतने में ही हया वहाँ आ जाती है। मैं क्या करूँ? मैं अपने पिताजी को ठीक करना चाहती हूँ, पर ये दिन ब दिन इतने बीमार कैसे होते चले जा रहे हैं। तभी दयाराम वहाँ आ जाता है। बिटिया, मुझे तो लगता है ठाकुर साहब को कोई गंभीर बीमारी लग गई है। इसके लिए हमें घने जंगलों के बीच जाना चाहिए। इतने में ही दिवाकर वहाँ आ जाता है। हाँ हया बेटी, ये दयाराम बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने भी कई वैद्यों से भाई साहब के इलाज के बारे में पूछा, पर सभी ने यही कहा कि घने जंगलों के बीच एक साधु रहते हैं। उन्हीं के पास एक बहुत ही अद्भुत औषधि है, जिससे तुम्हारे पिता बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। ठीक है चाचा जी, आप यहाँ पिताजी का ध्यान रखना। मैं और दयाराम काका अभी जा रहे हैं। हम दोनों जल्द ही औषधि लेकर वापस आ जाएंगे। फिर हया और दयाराम वहाँ से निकल पड़ते हैं। वाह जी वाह, क्या चाल चली है आपने। अब वो दोनों भी यहाँ से चले गए और हम अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे। चलिए जल्दी से भाई साहब से उन सारे जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवा लेते हैं। फिर वो सारा खजाना, ये हवेली और वो सारी जमीन सब हमारी हो जाएगी। फिर दोनों हंसते हुए कमरे के अंदर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हया और दयाराम दोनों जंगल से औषधि लेकर लौट रहे होते हैं। जल्दी चलिए काका, 2 दिन हो गए और हम अभी तक घर नहीं पहुँचे। मुझे पिताजी की बहुत फिक्र हो रही है। चिंता मत कर बेटी, ठाकुर साहब बिल्कुल ठीक होंगे। हम बस हवेली पहुंचने ही वाले हैं। फिर दोनों कुछ ही देर में हवेली पहुंच जाते हैं। ये क्या चाचा जी, आप रो क्यों रहे हैं? तभी जया पीछे से आती है। बेटी, तुम्हें कैसे बताऊं, अब भाई साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठाकुर साहब तो इतने अच्छे थे, फिर अचानक इस दुनिया को छोड़कर कैसे चले गए? बेटी, मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि जैसे ही तुमने इस गांव की सीमा पार की होगी, उसी वक्त भाई साहब की उल्टी सांसें चलने लगीं और कुछ ही देर में वो दुनिया को छोड़कर चले गए। तुम्हें आने में पूरे 3 दिन का वक्त लग गया है, तो मैं उन्हें इतने दिन कैसे रखता। इसीलिए मैंने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। मेरे भाई साहब मुझे छोड़कर चले गए। नहीं पिताजी, आप मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप वापस आ जाओ पिताजी। हया फूट फूट कर रोने लगती है और ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन दिवाकर हया के पास आता है। देखो हया, अब भाई साहब इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी जमीन जायदाद की जिम्मेदारी अब मैं अपने हाथों में ले लूं। तुम तो ये सब कुछ संभाल नहीं पाओगी। चाचा जी, जो कुछ भी होगा वो सब पिताजी के तिजोरी में ही होगा। मैंने तो कभी उनकी तिजोरी खोलकर देखा भी नहीं। मैं तो बस अपने पिता के ठीक होने का इंतजार कर रही थी। ठीक है, तो मैं खुद ही तिजोरी देख लेता हूँ। फिर दिवाकर वहाँ से चला जाता है। हया बेटी, मुझे तुम्हारे चाचा के ये लक्षण ठीक नहीं लग रहे। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मेरे पिताजी ही मुझे छोड़कर चले गए, इससे बड़ी गड़बड़ और क्या ही होगी काका। हया रोने लगती है। उधर दिवाकर जैसे ही तिजोरी खोलता है तो उसमें ना ही जमीन के कागजात होते हैं और ना ही खजाना। ये क्या, इस तिजोरी में ना जमीन के कागज हैं और ना ही सारा खजाना। आखिर वो सारी धन दौलत कहाँ चली गई? तभी वहाँ जया आती है। मुझे तो लगता है ये सब उस हया ने ही कहीं छुपा कर रखी होगी, तभी तो उसने आपको तिजोरी खोलने के लिए यहाँ भेज दिया है। दिवाकर गुस्से में आग बबूला होकर हया के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। हया, जल्दी बता, जमीन के कागज और सारा धन तूने कहाँ छुपा कर रखा है?
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? मैंने कुछ भी छुपा कर नहीं रखा है, मेरी बात पर विश्वास करिए। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। ये आप कैसी बात कर रहे हैं छोटे ठाकुर? आप बिटिया का हाथ छोड़ दीजिए। आप इससे इस तरह बात नहीं कर सकते। जब तक तुम लोग मुझे उस खजाने और कागज का पता नहीं बताते, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तभी दिवाकर हया और दयाराम दोनों को जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर देता है। अब क्या करें जी, इसके तो 19 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं और जैसे ही 20 वर्ष पूरे होंगे तो ये सारी जमीन, घर और खजाना सब हया के नाम हो जाएगा। हमने बचपन से ही सोचा था कि किसी तरह इन्हें रास्ते से हटा देंगे, लेकिन अब बस हमारे पास 1-2 महीने बचे हैं। चिंता मत करो, वो 2 दिन भूखे प्यासे रहेगी तो सारा सच खुद ही बता देगी। फिर ऐसे ही दिवाकर और जया वहाँ से चले जाते हैं। वहीं आधी रात होते ही दयाराम दबे पांव हया के पास आता है। उठो बेटी, जल्दी उठो, आंखें खोलो। हया अपनी आंखें खोलती है। मेरे चाचा जी मेरे साथ ऐसा करेंगे, मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था काका। देखो, ऐसा सोचने का अब वक्त नहीं है बेटी। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो ये लोग पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। मुझे तो पूरा विश्वास है इन लोगों ने बड़े मालिक के साथ भी जरूर कुछ गलत किया है। चलो बेटी, मैं इस हवेली के पीछे का एक गुप्त रास्ता जानता हूँ। फिर दयाराम हया का हाथ पकड़कर उसे हवेली के पीछे वाले रास्ते से लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हया उस अंधेरे कमरे में आती है तो वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर जया घबरा जाती है। अरे जी, कहाँ चले गए आप? जल्दी इधर आइए। हया और वो दयाराम दोनों यहाँ से भाग गए हैं। जया की आवाज सुनकर दिवाकर दौड़ता हुआ वहाँ आता है। नहीं, ये कैसे भाग सकते हैं? जल्दी जाकर उन्हें ढूंढो, अपने सारे आदमियों को बुलाओ। मुझे वो दोनों किसी भी कीमत पर चाहिए। मैं सफलता के इतने नजदीक आकर सब कुछ अपने हाथों से जाते हुए नहीं देख सकता। तब से मैंने अपने आदमियों को सब जगह भेज दिया है, पर वो लोग कहीं नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। पर वो दोनों तो इस वक्त मेरे घर में छिपे हुए हैं। मैंने आपको उनका पता तो बता दिया, लेकिन मुझे भी इसके बदले ढेर सारा धन चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब मुझे वो सब मिल जाएगा तो उसमें से मैं तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा जरूर दे दूंगी। ठीक है, चलो अब हमें अपने साथ सीधे अपने घर ले चलो। फिर दिवाकर, सुधा और जया तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और सीधे राजवीर के घर पहुँच जाते हैं। दिवाकर बाहर से ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे ओ हया, अरे ओ दयाराम, चल बाहर निकल। घर के अंदर हया अपने चाचा की आवाज सुनते ही बुरी तरह से डर जाती है। लगता है चाचा जी यहाँ भी आ गए। अब हम क्या करेंगे काका, कहाँ जाएंगे? तभी पीछे से लीलावती उनके पास आ जाती है। बेटी, क्या हो गया? तुम इतना डर क्यों रही हो? हया रोते हुए लीलावती को अपने चाचा दिवाकर का सारा सच बता देती है। बेटी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उसके किए की सजा उसे आज जरूर मिलेगी। तुम दोनों मेरे साथ बाहर चलो। लीलावती हया और दयाराम के साथ घर से बाहर निकलती है। तभी दूसरी तरफ से राजीव भी वहाँ आ जाता है। वो अपनी पत्नी सुधा को उन लोगों के साथ देखकर दंग रह जाता है। क्या हुआ सुधा? तुम इन लोगों के साथ यहाँ क्या कर रही हो? अरे जी, मैं तो थक गई थी उस गरीबी में और उस छोटी सी झोपड़ी में भिखारियों की तरह रहकर। अरे ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है। मैंने इन ठाकुर साहब की मदद की है और अब ठाकुर साहब इसके बदले हमें ढेर सारा धन देंगे, जिससे हम रातों रात धनी बन जाएंगे। हया, तूने क्या सोचा था कि तू मुझसे बचकर भाग जाएगी? पर कभी नहीं। जल्दी बताओ वो खजाना कहाँ है और वो सारी जमीन के कागजात कहाँ हैं? तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, वरना तुम दोनों के साथ वो करूंगा।
जो तुम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरी बात पर यकीन कीजिए चाचा जी, मैंने वो धन और जमीन के कागजात नहीं छुपाए हैं। मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। देखो साहब, तुम हमारे घर आए मेहमान के साथ इस तरह व्यवहार नहीं कर सकते हो। तभी इतने में लीलावती आगे बढ़ती है और सुधा के सामने खड़ी हो जाती है। सुधा बहू, तुम मेरी इतनी अच्छी बहू थी, फिर तुम इस पाप और लालच की राह पर कब चल पड़ी? माँ जी, ये गरीबी इंसान से सब कुछ करवा देती है। मुझे ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं भी एक अच्छा जीवन जीना चाहती हूँ, जहाँ धन दौलत की कोई कमी ना हो और इस भिखारी वाले जीवन से मुझे आजादी मिल जाए। सुधा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें धन दौलत चाहिए और मैंने तुम्हें गरीबी और बहुत तकलीफ दी है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम किसी दुष्ट और पापी इंसान का साथ दो। दिवाकर इन सब बातों से चिढ़कर आगे बढ़ता है और हया को अपने साथ ले जाने लगता है। रुक जाओ, तुम इस मासूम को इस तरह हाथ नहीं लगा सकते। तुम हमारे रास्ते में मत आओ औरत, पीछे हटो। दिवाकर, तुम जिस खजाने और जमीन के कागजात की तलाश में दर बदर भटक रहे हो, वो सारे कागजात इस वक्त मेरे पास सुरक्षित हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहन जी? आपके पास वो कागजात कैसे आए? माँ जी, आपने पहले ही हमारी बहुत मदद की है। आप अपने ऊपर मुसीबत लेने के लिए ये सब झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से आपकी जान खतरे में पड़े। माँ, तुम ये क्या बातें बोल रही हो? तुम्हारे पास भला उनका खजाना कहाँ से आएगा? मैं जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मेरे पास वो सारा धन दौलत है और वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा दिवाकर। अब देखो तुम्हें अपने पापों की क्या सजा मिलती है। लीलावती के इतना कहते ही अचानक वहाँ राजा के कुछ सैनिक आ जाते हैं और दिवाकर और जया को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सरकारी सैनिक इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं? मैंने कल ही गांव के मुखिया के हाथ राजा को संदेश भेज दिया था। अब तुमने जो अपने सगे भाई ठाकुर रघुवीर सिंह को धोखे से रास्ते से हटाया है, अब उसकी कीमत तुम दोनों को चुकानी पड़ेगी। सैनिकों, ले जाओ इन दोनों पति पत्नी को। इन दोनों ने लालच में आकर अपने भाई और अपनी सगी भतीजी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। राजा के सैनिक तुरंत दिवाकर और जया को पकड़कर वहां से ले जाने लगते हैं। शोर सुनकर गांव के सभी लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। लीलावती बहन, तुम ये क्या कह रही हो? आखिर तुम्हारी ये रहस्यमयी बातें कोई समझ क्यों नहीं पा रहा है? हाँ माँ, ये सब क्या हो रहा है? तुम हमें पूरा सच सच बताओ। ठीक है, अगर तुम सबको सच सुनना है तो सुनो। वो सारा धन और जमीन के कागजात मुझे लाकर देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद ठाकुर साहब थे। तुम सब यहीं रुको, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। फिर लीलावती घर के अंदर जाती है और रसोई के एक कोने से मिट्टी हटाकर वहाँ छुपाया हुआ एक बड़ा सा थैला बाहर निकाल कर लाती है। वो थैला लाकर हया के हाथ में सौंप देती है। ये लो बेटी, ये रही तुम्हारे पिता की आखिरी अमानत। इसके अंदर वो सारे धन, आभूषण और जमीन के कागजात सुरक्षित हैं। ये सब क्या है माँ जी? मेरे पिताजी ने ये सब आपको कैसे सौंप दिए? मुझे याद है एक बार मैं पिताजी के कमरे में थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कभी भी मुझ पर कोई बड़ी मुसीबत आए तो मैं आपके घर ही आकर छुपूं। बेटी, मैं तुम्हारी हवेली की सबसे वफादार नौकरानी थी। मैंने तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ की बहुत सच्चे दिल से सेवा की थी, जिसके बदले उन लोगों ने भी मेरी बहुत मदद की थी।
फिर एक रात तुम्हारे पिता खुद ये पोटली लेकर मेरे पास आए और तुम्हारे चाचा दिवाकर के बारे में सारा सच बताया था। मेरे पिताजी, उन्हें सब कुछ पहले से पता था, पर उन्होंने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि चाचा और चाची उनके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे थे। हया रोते हुए उस पोटली में से थोड़ा सा धन और आभूषण निकालती है और लीलावती के हाथों में रख देती है। ये धन आप रख लीजिए अम्मा, आपने बहुत संघर्ष करके और अपनी जान जोखिम में डालकर हमें छुपाया है और मेरे पिता के वचन की लाज रखी। हाँ बिटिया, अब सब ठीक हो गया है, चलो चलते हैं। तुम दिल की इतनी अच्छी हो हया कि तुमने बिना मांगे ही हमारे परिवार को इतना सारा धन दे दिया। मुझे भगवान के लिए माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। कोई बात नहीं सुधा, तुम गुस्से वाली जरूर हो, पर तुम दिल की उतनी बुरी भी नहीं हो। जिस रात मैं और काका यहाँ आए थे, भले ही तुमने ना चाहते हुए भी पर अपने हिस्से का खाना हमें दिया और तुम्हारे ही बिछौने पर मैं रात भर सोई थी। मैंने देखा था कि तुमने हमें इस घर में रहने दिया। क्या ये मदद कम थी? तुम बिना संकोच के मेरे पास आकर मदद मांग सकती हो। चलिए काका। हया दयाराम काका के साथ वहाँ से अपनी हवेली की तरफ चली जाती है। सुधा, इसीलिए कहते हैं कि घर आए मेहमान का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। पर अब देखो, हया ने हमें कितना सारा धन दे दिया है। हाँ बहू, इसीलिए हमें हमेशा दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करते रहना चाहिए। क्या पता कब कौन हमारी तकदीर को हमेशा के लिए बदल दे। फिर उस दिन के बाद से सुधा का स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है और वो राजीव और लीलावती के साथ फिर से खुशी खुशी जीवन जीने लगती है।